तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उनको हम पार्ट वाइज करेंगे। मतलब पहले पार्ट में हम 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद अगले वाले पार्ट में लगभग 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके अगले वाले पार्ट में 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरीके से इनको पार्ट वाइज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिख रखा है? स्क्रीन पर लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए डेराइव नहीं किया गया था? ठीक है। चलो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम का जो मोस्ट ऑफ स्पेस होता है वो क्या होता है? खाली होता है। बिल्कुल सही बात है। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का जो पहला कंक्लूजन था वो यही था, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है द रेडियस of the atom is about 10 to the power minus 10 meter. Will that of nucleus is 10 to the power minus 15 मीटर। बिल्कुल सही बात है। जो एटम की रेडियस है वो 10 की पावर कितनी होती है? 10 की पावर होती है माइनस 10 मीटर। और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। देखो, बिल्कुल ये बात इसने कही थी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर, लेकिन फिक्स्ड एनर्जी पाथ में मूव करता है ये इसने नहीं कही थी। ये किसने कही थी? बोहर भाई साहब ने कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले पाथ में क्या करता है? मूव करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। यानी अपना जो सही ऑप्शन होगा, जो कंक्लूजन नहीं निकला, वो कौन सा होगा? थर्ड वाला, यानी थर्ड अपना सही ऑप्शन है। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ये बात भी इसने कही थी। मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? सेकंड वाला हो, थर्ड वाला हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता क्या है? ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एटम की एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एटम की एनर्जी क्या होती हो? मिनिमम होती हो। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 3d8 4s2। अगर हम n+l रूल या जितने भी जो रूल लगाए वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लगाए तो सारे रूल सटीक बैठते हैं। इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हम चलते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाले में 3p6 तक बिल्कुल सेम है। 3d9 4s2 चलता है। यहाँ पे क्या रहा है? 3d9 4s2। इसको थोड़ा सा हम बाद में पढ़ें, हम उससे पहले पढ़ते हैं 3d10 4s1 की। तो 3d10 4s1 देखने से हमें लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है 3d9 में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास बनता है 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। देखने में हमें लग रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किस स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। 3d10 4s1 एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का लग रहा है, लेकिन ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। उससे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। वास्तव में यहाँ पे देखो 3d10 की अगर बात करें तो ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी 3d9 की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी स्टेबिलिटी? अपने पास जो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी 3d9 से क्या होती है? ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी।
स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी मिनिमम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में रहना पसंद नहीं करता। कौन सी कंडीशन में रहना पसंद करता है? फिर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है इस कंडीशन में। समझ में आ गई मेरी बात? यानी इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में रहना पसंद करता है जिसमें उसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, और स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। यानी ये इसकी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी? इसी टाइप से अपन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, जिसकी वजह से 3d4 4s1 का जो 4s2 सॉरी 3d4 4s2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां से इसमें होता क्या है, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा अपने पास, 3d5 4s1 बनेगा। अब यहाँ पर डी में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये मोर स्टेबल होता है और लीस्ट एनर्जी वाला होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेट में ये वाला ऑप्शन पाया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अपने पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और अपने पास जो सेकंड वाला है वो कौन सा, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर गिवन। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है 1s और 2s ऑर्बिटल दे रखा है। द डेंसिटी ऑफ डॉट in a region represent probability density of finding electron in the region। यहाँ पे 1s और 2s ऑर्बिटल दे रखे हैं और इसमें जो डॉट दे रखा है वो क्या है अपने पास, वो अपने पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कंडीशन है। मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है वो भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऊपर वाले डायग्राम को देखें और बताएं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप। तो भाई साहब ये ध्यान रखना, जो s ऑर्बिटल है तो वो ऑलवेज कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं शेप के अंदर। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, ये न्यूक्लियस के करीब जैसे जैसे हम जाएंगे s ऑर्बिटल में वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो टेंडेंसी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। थर्ड वाला ऑप्शन क्या था अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। किसी एक ही डिस्टेंस के लिए एक्स, वाई और जेड एक्सिस की अगर हम बात करें तो हर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में 85% है इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी, तो वाई में भी कितनी होगी, 85 होगी, जेड में भी कितनी होगी, 85% ही होगी। क्या मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है किसी एक ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अगर बात करें तो ये तीनों के तीनों क्या है अपने पास, सही ऑप्शन है। गलत कौन सा हो जाएगा फिर, मतलब गलत हो जाएगा अपने पास फोर्थ वाला ऑप्शन। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा अपने पास, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला पढ़ भी लेते हैं, क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीज यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीज। बिल्कुल गलत बात है। इसमें बोल रखा है कि अगर हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक समान रूप से कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ऐसा होता है कि कभी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, कहीं पे डेंसिटी बहुत कम हो गई, ऐसा भी होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, बताइए। तो इसमें दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। ये कैथोड से स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ चली जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कैथोड रेज के लिए। कैथोड रेज हमेशा कैथोड से स्टार्ट होती है, एनोड की तरफ जाती है। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसका पाथ हो जाता है पैराबोला और
मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इनका पाथ हो जाता है ऐसे स्फेरिकल, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो कैथोड रेज ट्यूब होती है उनमें जो कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, उन इलेक्ट्रोड पर कैथोड रेज का कोई भी मतलब कैथोड रेज इन पर डिपेंड रहती नहीं है, ठीक है ना। ये कैथोड रेज कभी भी इन पर डिपेंड नहीं रहती है, किन पर, इलेक्ट्रोडों पर, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर आता अपने पास characteristics of cathode rays depend upon the nature of the gas present in cathode rays tube, ये गलत बात है भाई। ये गैस के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। कैरेक्टरिस्टिक्स इनका कैथोड रेज का कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है ना ही नेचर पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे जो ग्लास ट्यूब के अंदर भरी रहती है। चलो अगला अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट है भाई। फर्स्ट ऑप्शन देख ले, इट इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सही ऑप्शन है, सही मतलब सही स्टेटमेंट, ऑप्शन सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या दे रखा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है, थप्पड़ मारूंगा, ठीक है ना, हर कुछ बोलते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ससुरा बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अगला मतलब ये अपना सही ऑप्शन ये है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया, यानी सही ऑप्शन यही रहेगा। चलो आ जाओ अगला 6 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 6 वाला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली एक्सप्लेन किया गया था। पहला ऑप्शन है ओवरऑल न्यूट्रली ऑफ एटम, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, मतलब एटम होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यही चीज थी जो थॉमसन ने बताई थी, बाकी सारी तो गलत चीजें ही बताई थी। मतलब पहला ऑप्शन ही अपना क्या है यहाँ पर सही है, पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी तीनों गलत है, आंख मिच के लगा देना। यहाँ पे देख भी लो, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बिल्कुल नहीं बताया, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, तीनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब फर्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सही है। देखो भाई साहब बात ऐसी है, अगर अपना ये चीज बिल्कुल सही सही चलती है, मतलब हमने जो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल अगर ढंग से चलते हैं, आपका सपोर्ट बढ़िया मिलता है इस पर, तो हम जो पिछले 10-15 सालों में नीट, आईआईटी और एम्स के क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और उसके बाद जो कोटा की जो कोचिंग्स हैं उनके जो क्या बोलते हैं उसको मॉड्यूल्स है, उनके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हमारा ये बिल्कुल सही चलता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक सही चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बोलिए भाई साहब बस कर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबर इफ, दो एटम आइसोबर हम कह सकते हैं, कब कह सकते हैं दो एटम को आइसोबर, बताओ कब कह सकते हैं। आइसोबर कहेंगे जब इनका प्रोटॉन नंबर तो क्या रहे, डिफरेंट हो, प्रोटॉन नंबर तो यानी इनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी मास नंबर सेम हो। जब दो एटम का मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबर कह देंगे। फोर्थ वाले ऑप्शन में आ जाओ भाई साहब, सीधा फोर्थ वाला ऑप्शन ही देख लो, यही इसके अंदर दे रहेगा, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ रेडिकल नोड फॉर 3p ऑर्बिटल इज, मतलब 3p ऑर्बिटल के लिए रेडिकल नोड के नंबर बताओ। तो रेडिकल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, रेडिकल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ये n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू 3p के लिए कितनी है,
1 है। एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी एल एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है। भाई साहब हर कुछ मत बोलो ऐसे, यहाँ पे एन की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू है 1 और पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 - 1 - 1 और इसका आंसर आएगा 1। मतलब रेडिकल नोड के नंबर कितने आ गए 3p के लिए 4 ऑप्शन, यानी फर्स्ट एक ही मतलब 4 ऑप्शन होंगे, 4 वाला ऑप्शन होगा। 4 वाला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है, एक ही रेडिकल नोड होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है इसमें एल। एंगुलर नोड कितने होते हैं, किसी भी जगह पे एंगुलर नोड कितने होते हैं, एल के इक्वल होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होते हैं। तो 4d के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, डी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा होती है 2। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर 4d ऑर्बिटल कितने होंगे अपने पास, 2 होंगे। फिर आ जाओ 10th वाले क्वेश्चन में। 10th वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द existence of defined path of electron। मतलब इसमें से बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक डिफाइंड पाथ पर नहीं रहता। कौन सा रूल है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एक डिफाइंड पाथ नहीं होता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एक डिफाइंड पाथ नहीं होता, वो एक 3D ऑर्बिट 3D वे में घूमता रहता है। ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही हमें पता चलता है। चलो आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट विथ थर्ड सेल विल बी। थर्ड सेल के साथ कौन कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट रहते हैं, तो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल को अगर आपको फाइंड करना है तो एन स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल आएगा। मतलब कोई भी सेल है, उस सेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो वो ऑर्बिटल के नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, एन के साथ स्क्वायर कर दो, यानी नंबर ऑफ सेल का तुम स्क्वायर कर दो, तुम्हारे पास वो उसके ऑर्बिटल निकल के आ जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ पर बताओ थर्ड सेल है, थर्ड का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, थर्ड का स्क्वायर होगा 9। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। फिर आ जाओ तुम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई रूट एल इंटू एल प्लस 1। ये होता है, यही होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये एंगुलर क्वांटम नंबर है, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉप फॉर्म C37 एंड Cl35 बट इट्स एटॉमिक मास। अगर मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पर अगर कोई भी एटम है उसके 2 या 2 से ज्यादा आइसोटॉप होते हैं, तो उस एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या अपने पास, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। क्लोरीन का ये कौन सा मास दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर अपने पास दे रखा है। ठीक है, दिस इंडिकेट द रेशियो ऑफ Cl35 एंड Cl37 इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब यहाँ पे रेशियो पूछा है Cl35 और Cl37 का। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, मेरी बात सुनना। एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कोई भी एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप होते हैं। जैसे Cl की बात कर लेते हैं, तो Cl का यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप है। मान लेते हैं यहाँ पे Cl37 है, वो x% प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। ठीक है, और ये कितना है, y% प्रेजेंट है। इसका जो एटॉमिक मास है वो अपने पास, एटॉमिक वेट है वो अपने पास m1 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है आपके पास, m2 है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा x इंटू m1 प्लस y इंटू m2 अपॉन में, इनको मिटा दिया जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अक्स
इंटू m1 प्लस वाई इंटू m2 निकाल दो, मतलब ये, और इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है? एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है आपके पास 35.5, ठीक है, इज इक्वल टू अक्स वन की वैल्यू आपके पास नहीं दे रखी है, ना तो अक्स की वैल्यू दे रखी है, ना वाई की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ध्यान से सुनना, अक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होगा अपने पास हमेशा 100, ठीक है, क्योंकि अक्स क्या है? परसेंटेज वैल्यू ऑफ सीएल, और वाई क्या है? परसेंटेज वैल्यू ऑफ सीएल 35, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एनवायरमेंट में ये कितना परसेंट है? अक्स परसेंट, और ये कितना परसेंट है? वाई परसेंट। तो दोनों का सम तो हमेशा 100 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 100 माइनस अक्स के इक्वल निकल के आएगी। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अक्स m1 कितना अपने पास इंटू 37 प्लस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस अक्स, ठीक है। तो y की जगह डायरेक्टली मैं लिख दूं 100 माइनस अक्स इंटू में m2 कितना अपने पास? 35 है, ठीक है, अपॉन में 100। अब तुम इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास अक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, और उस अक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे तुम्हारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इनका तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 1:3 करके देखना। अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वाले में बता दूंगा। 14 वाला क्वेश्चन देखो। 14 वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 14 वाला क्वेश्चन कहता है द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका रहे? सेकंड वाले का होगा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे होगा? क्योंकि Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2 होता है, ठीक है। और Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2 होता है, ठीक है। यहाँ से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्योंकि +3 चार्ज आ रहा है इस पर, तो 2 तो यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा आपके पास? 3d4 बचेगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, सॉरी 3d5 बचेगा रे, यहाँ पे गिनती भूल गए अपन, तो यहाँ पे 3d5 बचेगा। लेकिन यहाँ से तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या बचेंगे? 3d5 बचेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा हो गया? सेकंड वाला हो गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें होगी नहीं। चलो आ जाओ 15 वाले पे आ जाओ। 15 वाला क्या कहता है आपको? 15 वाला कहता है फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है यहाँ पे? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब तो जानते होगा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। उसी के बारे में क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? जेड इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2s ऑर्बिटल इज सेम एज जेड इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। ये बोल रहे कि भाई साहब 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल का जेड इफेक्टिव बिल्कुल सेम होगा। ये गलत बात है, क्योंकि 2s तो क्या था? न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, 2p न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है। जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। सेकंड ऑप्शन में आ जाओ। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है आपको? एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल हैज सेम एनर्जी एज एन इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के लिए सेम एनर्जी होती है, बिल्कुल गलत बात। n+l रूल लगा दो, तो n+l रूल लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 2 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या आ गए आपके पास? गलत आ गए। चलो अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन नेक्स्ट वाले पेज पर है Z effective for 1s orbital is same as Z effective for an electron in 2s orbital। यानी 1s और 2s ऑर्बिटल के Z इफेक्टिव सेम होता है। ये भी गलत बात है। क्यों है गलत बात? क्योंकि 1s तो बहुत ज़्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के, जो ज़्यादा करीब होगा उसके इलेक्ट्रॉन, उसकी Z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर अपने पास आता है 2s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट, sorry, 2 electron present in the 2s orbital have spin quantum number ms but opposite sign।
मतलब यहाँ पर अपने पास ये सही बात दे रखी है कि एक 2s ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास स्पिन क्वांटम नंबर होगा, लेकिन अगर एक का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होता है तो दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा कितना होगा, -1/2 होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। आ जाओ 16 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी इस पार्ट का। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप बताना, रिस्पॉन्स देना कैसा रहा आज का ये सफर। अपने पास 16 वाला क्वेश्चन आता है। 16 वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड विच ऑफ फॉलोइंग मैटर वेव हैव शॉर्टेज वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं तो बताना भाई साहब किसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेज होगी। तो हमें पता है कि मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, H/mv के इक्वल होती है। यहाँ पे H कांस्टेंट रहता है, V सबका कांस्टेंट दे ही रखा है, M के बारे में हमें पता नहीं है। तो हम बताएंगे जिसके लिए M की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके लिए लैम्डा उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इनमें सबसे भारी कौन सा था, इन चारों में सबसे भारी होता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा है, एम की वैल्यू यानी अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अल्फा पार्टिकल अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चीजें है वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले हम पार्ट में करेंगे। आप मुझे बताना कि कैसा लगा आज का ये सेशन। अगर अच्छा लगा है तो मैं नेक्स्ट वाला लेके आऊंगा, वरना मैं इस वीडियो को भी क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफी है।